हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 3 जो है द फार्मेसी एक्ट 1948। और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम बदलकर अब हो गया है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स 2022 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 का जो फार्मेसी एक्ट आया था उसके ऑब्जेक्टिव या एम क्या थे? द फार्मेसी एक्ट 1948 वाज पास्ड विद ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ ये पास किया गया था, जिसमें पहला था टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वुड बी फार्मासिस्ट। जो होने वाला फार्मासिस्ट है, जो स्टडी को करने के बाद फार्मासिस्ट बनेगा, उसे एक यूनिफॉर्म एजुकेशन, एक जैसी सभी को एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए। ये इसका एक एम था। और सेकंड एम क्या था? टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन्स एंटरिंग इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग देयर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट। जो पर्सन फार्मेसी के प्रोफेशन में आ रहे थे, अपने स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराकर बिना पढ़ाई किए उनके ऊपर क्या कंट्रोल करना, उन्हें कंट्रोल करना, इसका एम था। डिफाइंड टर्म्स, ये टर्म्स दी हुई हैं, इन्हें हमें समझना है। जैसे कि पहला है सेंट्रल काउंसिल। क्या होता है? इट मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। सेंट्रल काउंसिल का मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं PCI। ये अंडर सेक्शन 3 में बना था। जो 1948 का सेक्शन 3 है उसके अंडर ये बना था। और फिर दूसरा है स्टेट काउंसिल। इट मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट काउंसिल का मतलब होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो पूरे देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड काउंसिल है, और जो स्टेट काउंसिल है वो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये कैसे बनी थी? अंडर सेक्शन 19 एंड आल्सो इंक्लूड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 20। जो फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये बनी थी सेक्शन 19 में। कौन सा? फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर। और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को मिला करके एक फार्मेसी काउंसिल बनाई जाती है, वो बनी थी अंडर सेक्शन 20 के। फिर नेक्स्ट टर्म है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्या होता है? अ पर्सन हुज नेम for the time being is entered in the register of pharmacist of the state। वो पर्सन जिसका नाम फार्मेसी के रजिस्टर में, स्टेट के फार्मेसी रजिस्टर में एंटर किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट बोलते हैं। जिस रजिस्टर में क्या होता है? इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। जिस स्टेट में वो अपना फार्मेसी का बिजनेस या प्रोफेशन शुरू करने जा रहा है, उस स्टेट के फार्मेसी के रजिस्टर में क्या होना चाहिए? उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे फार्मेसी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट जो हमारे टर्म है वो है डिस्प्लेस्ड पर्सन। क्या होता है? डिस्प्लेस्ड पर्सन को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एनी पर्सन who on account of setting up of the dominion of India, जब इंडिया देश बन रहा था उस टाइम पर जो भी कोई पर्सन था उसके बारे में बताया गया है। जो डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस और फियर और सच डिस्टर्बेंसेस इन द एरिया। उस टाइम पर जब कोई भी डिस्टर्बेंस इस एरिया में हो रहा था, उसकी वजह से लोग इधर उधर आ जा रहे थे, और जब भारत और पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सारे लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। तो उस टाइम पर क्या हुआ था? लोग इधर से उधर जा रहे थे, उनके बारे में बताया गया है। जो सेटअप हुए थे, अपना घर तो उन्होंने दूसरे देश में बसाया था। नाउ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है वो एरिया, एंड हैज़ लेफ्ट आफ्टर मार्च 1947। जो एरिया अब पाकिस्तान का पार्ट है और मार्च
1947 से पहले किसी ने वो जगह छोड़ दी और इंडिया में आकर रहने लगा। और हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सच प्लेसेस और हिज रेजिडेंस एंड सिंस देन रेजिडिंग इन इंडिया, और तभी से क्या वो इंडिया में रह रहा है। 1947 मार्च 1 के बाद क्या वो तभी से इंडिया में रह रहा है, और जिस जगह से वो आया था वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। तो ऐसे जो पर्सन है उन्हें क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशन क्या डिस्प्लेस कर दी, जहाँ रहते थे उस प्लेस को छोड़ दिया। और दूसरे कौन से लोग होते हैं, एनी पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेज, सिविल डिस्टर्बेंस जहाँ पर हो रहा हो या उस डिस्टर्बेंस के डर के कारण उस एरिया को जो छोड़ देते हैं, इन द एरिया नाउ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बांग्लादेश, और वो इस टाइम पर क्या बांग्लादेश का पार्ट है। उस टाइम पर जिस भी लोगों ने उस देश को छोड़ा होगा, उस जगह को छोड़ा होगा जो अब बांग्लादेश का पार्ट है, हैज़ लेफ्ट आफ्टर अप्रैल 14, 1957, और 1957 अप्रैल 14 से पहले उसने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन बट बिफोर मार्च 25, 1971 और हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सच प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड सिंस देन रेजिडिंग इन इंडिया, यानी कि जहाँ पर पहले बांग्लादेश का हिस्सा था, जहाँ पहले बांग्लादेश की जगह थी, बांग्लादेश बनने से पहले किसी आदमी ने अगर वो अप्रैल 14, 1957 से पहले अगर वो छोड़ दिया और मार्च 25, 1917 से पहले इंडिया में आकर रहने लगा, जो अब इंडिया का पार्ट है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ PCI। PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे बनती है और इसके फंक्शंस, इसके कार्य क्या होते हैं। PCI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। PCI को फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के अंदर बनाया जाता है। द फर्स्ट PCI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949। जो पहली बार PCI बनी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1949 में बनाई गई थी। एंड काउंसिल इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल बाद इस काउंसिल को दोबारा बनाया जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मतलब इसे किस तरीके से बनाया जाता है। द काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट करके, यानी कि उनका इलेक्शन होकर उन्हें मेंबर बनाया जाता है। दूसरा होता है नॉमिनेटेड, नामांकित वाले मेंबर, और तीसरा होता है एक्स ऑफिशियो, जो पहले से कहीं पर ऑफिसर्स रह चुके हैं। पहले पढ़ते हैं इलेक्टेड मेंबर्स में कौन होते हैं। 6 persons elected by UGC from amongst the teaching staff of a university or affiliated college granted degree or diploma in pharmacy। 6 मेंबर जो होते हैं, 6 पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं बाय UGC। UGC उन्हें इलेक्ट करता है एक टीचिंग स्टाफ से, जो किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है या इस तरह के किसी कॉलेज का हो सकता है जो डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड कराते हों फार्मेसी की। अमंगस्ट दीज, इन्हीं 6 टीचर्स में से, देयर शैल बी 1 टीचर इन ईच ऑफ फार्मेसी। इनमें से हर एक टीचर होना चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोजी एंड फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। और 1 पर्सन इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इन 6 टीचर्स से अलग एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और एक पर्सन को कहाँ से करा जाता है, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। जो उसके टोटल मेंबर्स होते हैं उनमें से एक मेंबर होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिसे इलेक्ट किया जाता है। अगर एक राज्य है तो एक ही राज्य से, लेकिन अगर 2 राज्यों को मिला करके एक फार्मेसी काउंसिल बन रही है तो दोनों में से किसी भी राज्यों में से वो पर्सन हो सकता है।
फिर बी है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? 6 persons nominated by central government of whom at least 4 should possess degree or diploma in pharmacy or shall be engaged in the practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry। 6 पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनमें से कम 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या फिर वो इस तरह के प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी कोई प्रैक्टिस में होने चाहिए। फिर है 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक या एक से ज़्यादा जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनमें से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट किया जाता है। फिर है 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटीई या यूजीसी में से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पर सेलेक्ट या नॉमिनेट किया जाता है। फिर है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये किन से मिलकर बने होते हैं? तो इसमें पहला आता है डायरेक्टर जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल, और सेकंड होता है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का ड्रग कंट्रोलर होता है वो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आता है। और तीसरा होता है द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। वहाँ से एक पर ये जो डायरेक्टर होते हैं वो उठाए जाते हैं, यानी कि ये एक्स ऑफिशियो होते हैं जो पहले इन पोस्ट पर रह चुके हैं, उन्हें इसमें मेंबर बनाया जाता है। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई के फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या होते हैं? इसका पहला कार्य है टू प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम एजुकेशन के स्टैंडर्ड हैं वो प्रेस्क्राइब करना, वो कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को बताना कि आपको ये मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड रखने हैं। सेकंड है टू फ्रेम द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर द फार्मासिस्ट के लिए कोर्स ऑफ स्टडी यानी कि सिलेबस तैयार करना, उसे रखना कि फार्मासिस्ट को ये किताबें ये कोर्स पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट है टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना कि कम से कम ये इतनी पढ़ाई करके आया हो, ये ना कि 10th करने के बाद ही आप उसमें फार्मेसी के कॉलेज में एडमिशन ले लें, आपको कम से कम 12th होनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का एक सेंट्रल रजिस्टर बनाना जिसमें सभी फार्मासिस्ट के नाम लिखे हुए हों। फिर फिफ्थ पॉइंट है टू फिक्स द पावर और ड्यूटीज़ को फिक्स करना, तय करना कि आपकी ये पावर है और ये ड्यूटीज़ हैं ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ETC ऑफ द काउंसिल का जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी ETC जो भी वहाँ के मेंबर हैं उनकी पावर और ड्यूटीज़ को फिक्स करना। और सिक्स्थ पॉइंट है टू फिक्स द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड अदर अलाउंसेस पेबल टू इट्स मेंबर। इसके मेंबर को जो भी सैलरी या अलाउंस जो भी चीज़ देनी है उसके रेट फिक्स करना भी काम होता है PCI का। फिर सेवन्थ पॉइंट है टू प्रिपेयर एजुकेशन रेगुलेशन को प्रिपेयर करना, यानी कि कोर्स में कोई चेंज करना है नहीं, समय के हिसाब से जिस तरह से आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कोर्स में बदलाव किया गया है तो वो काम होता है एजुकेशन रेगुलेशन का। 8 पॉइंट है टू इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर। जो नए इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज जो फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं उनके लिए क्या इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना, ये भी काम होता है PCI का। इंस्पेक्टर आता है फिर वहाँ पर इंस्पेक्शन करके कॉलेज को देख करके जाता है कि हाँ भाई इनके पास सारी व्यवस्था है और इन्हें अप्रूवल दे देना चाहिए। फिर 9th पॉइंट है टू गिव अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स। जो फार्मेसी कोर्स पहले से रनिंग कर रहे हैं
और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए पहले डी फार्मा किसी कॉलेज के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है, और वो बी फार्मा लेकर आना चाहता है, तो उन्हें अप्रूवल देने का जो काम है वो PCI का होता है। फिर 10th पॉइंट है एनी अदर फंक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी बाद में आदेश करती है उस तरह के काम करना ये भी PCI का काम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा इनसे काम करवा सकती है या अपने नए कानून और लॉज इसमें जोड़ सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI। PCI की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस के बारे में बताना है, यानी कि उसका निर्माण कैसे होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI कंसिस्ट ऑफ, PCI की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके अंदर होते हैं 2 तरीके के मेंबर्स। एक तो होते हैं एक्स ऑफिशियो, इसमें आते हैं प्रेसिडेंट हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। एक तो प्रेसिडेंट होते हैं जो होते हैं कमेटी के चेयरमैन, और फिर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर दूसरे तरह के मेंबर आते हैं, इसमें आते हैं 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ फ्रॉम इट्स मेंबर। जो सेंट्रल काउंसिल होती है यानी कि PCI होती है उसी के मेंबर्स में से 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि उनका इलेक्शन होता है। फिर इसके काम क्या होते हैं? इसका काम होता है फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी इज़ ऑथराइज्ड टू ऑब्जर्व द एफिकेसी ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन। जो प्रेजेंट में एजुकेशन रेगुलेशन है, जो सिलेबस या कोर्स फार्मेसी के लिए चल रहा है, उस सब को ऑब्ज़र्व करने के लिए, देखने के लिए कि सभी कुछ ठीक ठाक है या नहीं, इसके लिए वो ऑथराइज्ड होती है, यानी कि वो इसका काम होता है उस पर नज़र रखना। फिर सेकंड है टू रिकमेंड अमेंडमेंट इन द प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन, और ऑब्ज़र्व करने के बाद यदि उसमें किसी तरह के सुधार की या बदलाव की ज़रूरत है तो उसे वो रिकमेंड करती है एजुकेशन रेगुलेशन में। फिर तीसरा पॉइंट है टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस। कुछ अदर फंक्शंस भी ये कैरी करती है एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द सेंट्रल काउंसिल। जो सेंट्रल काउंसिल इस पर विश्वास करके इसे छोड़ देती है कि आप अगर अदर कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा करना चाहते तो कर सकते हैं, तो वो क्या ये एक्स्ट्रा फंक्शन भी करती है, जैसा कि फार्मेसी काउंसिल इसे आदेश देती है उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन होता क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट एजुकेशन रेगुलेशंस और राइट अ नोट ऑन ER, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ER। तो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने लिखा हुआ है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो मिनिमम कम से कम स्टैंडर्ड हैं, वो जो ज़रूरत है फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले से बताए हुए हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर आल्सो नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन, और इन्हीं जो स्टैंडर्ड्स को एजुकेशन रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। दीज एजुकेशन रेगुलेशंस आर, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं? मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन टू द कोर्स। कोर्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, एडमिशन करने के लिए फार्मेसी के कोर्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि जैसे कि आपको 12th पास होना चाहिए, यह है मिनिमम क्वालिफिकेशन। फिर है नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी जो हम कोर्स करेंगे उसका नेचर और पीरियड कितना होगा, यानी कि 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, है ना। द नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट शैल बी अंडरटेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर कोर्स। जो नेचर और पीरियड होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वो डिसाइड करेगी, एजुकेशन रेगुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। और जो ट्रेनिंग दी जानी है कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, रेगुलर जो कोर्स होगा
2 साल का। उसके बाद जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन यानी कि ER ही डिसाइड करती है। फिर सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अटेंड इन सच एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो भी तय करती है ER कि आपके फार्मेसी के कोर्स में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूशन रनिंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, जो जिस चीज़ का उसे कोर्स का स्टडी का अप्रूवल मिला हुआ है, B फार्मेसी या D फार्मेसी, उसमें जो इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट हैं वो स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड करानी है वो कौन कौन सी करानी है, इसे कौन बताएगा, इसे भी ER ही बताता है। फिर है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कंडीशन है वो फुलफ़िल की जाती हैं, कंडीशन शर्तें पूरी की जाती हैं बाय द इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के द्वारा बाय गिवन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने पर दे करके जो कंडीशन है वो क्या होती हैं, फुलफ़िल हो जाती हैं। यानी कि कोई भी कॉलेज है वो अब जो ER के द्वारा बताए गए नियम और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन जो कराने वाली अथॉरिटी है उनके द्वारा भी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल की जानी चाहिए, जैसे कि रिक्वायर्ड है ER के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है गिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एक तरफ है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और एक तरफ है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस तरीके से बनी होती है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो एक तरीके से डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में भी आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर आपको सिंगल ही मिलता है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है, एक तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, हमने अभी पढ़ा, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंड एक्स ऑफिशियो होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर में क्या होते हैं, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्व्स। 6 क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और 1 पर्सन इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक क्या होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल द्वारा इलेक्ट किया हुआ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नॉमिनेटेड में फिर से देख लेते हैं, नॉमिनेटेड में 5 पर्सन्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें से कम 3 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मेसी के प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए, हमने पहले पढ़ा था। और 2 भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एक्स ऑफिशियो में आ जाते हैं हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं वो इसमें होते हैं। और इसमें होते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर होते हैं वो इसमें होते हैं, यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। फिर है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होते हैं, 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। जो भी स्टेट पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनसे भी मिलकर के जॉइंट स्टेट का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलकर के एक फार्मेसी काउंसिल बना रहे हैं। जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं तो उनमें अलग अलग फार्मेसी काउंसिल की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा राज्य इकट्ठे हो जाते हैं और एक फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं।
तो इसमें 2, 3 या 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट होने चाहिए और 1 पर्सन इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट अमंग इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों या 2 से ज़्यादा राज्यों से, उसमें से एक का होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से। 2 और 4, 2 या 4 मेंबर नॉमिनेट होने चाहिए, कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4। 2 to 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय ईच फॉर्म पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट से कम क्या होने चाहिए, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर्स नॉमिनेट होने चाहिए। एंड मोर देन हाफ शुड possess अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बी द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और यदि 2 हुए हैं तो दोनों, या 4 हुए हैं तो कम से कम 3, यानी कि जितने भी मेंबर नॉमिनेट हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। फिर आते इसमें यही वाले बिल्कुल सेम आ जाएंगे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ द ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। और फिर आ जाते हैं अ गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट के। फिर हो जाते हैं जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैं, उसी को दूसरी भाषा में लिख, ये तीनों वही हैं लेकिन अलग तरीके से लिख दिए गए हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे PCI में। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बतानी है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 जो एक्ट था फार्मेसी का, उसके अंदर ऑफेंस क्या हैं और उनकी पेनल्टीज़ क्या हैं, यानी कि अपराध और उनकी जो सज़ा होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। वो लोग जो फॉल्सली अपने आप को गलत तरीके से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्लेम करते हैं, बताते हैं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, लेकिन असलियत में वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होते। उसकी क्या पहचान है, या उसे किस ऐसे फार्मासिस्ट को हम कहेंगे कि वो फॉल्स क्लेम कर रहा है। एनी पर्सन हुज नेम इज़ नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट। कोई भी वो इंसान जिसका नाम फार्मेसी के रजिस्टर्ड में, फार्मासिस्ट के रजिस्टर्ड में एंटर नहीं है, वो क्या होगा, फॉल्सली क्लेम कर रहा होगा। एंड यूजेस द वर्ड्स लाइक फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, डिस्पेंसर और कॉम्बिनेशन ऑफ सच वर्ड्स लाइक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, डिस्पेंसिंग केमिस्ट etc। जो भी इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है अपनी शॉप के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए और उसका नाम फार्मेसी के रजिस्टर में एंटर नहीं है, वो फार्मासिस्ट नहीं होगा, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होगा। विच लाइकली सजेस्ट, जो ऐसे नाम हैं, विच लाइकली सजेस्ट दैट द पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पर्सन इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सच पर्सन इज सेड टू बी फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इस तरीके के नाम जो पर्सन यूज़ कर रहा है और जिसे पढ़ने पर या सुनने पर किसी को लगता है कि भाई ये तो फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फॉल्सली क्लेमिंग। ये फॉल्स क्लेम कर रहा है टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का दिखावा कर रहा है। इसका डिफेंस क्या हो सकता है या इसका बचाव क्या हो सकता है? एक इसका बचाव है, हाउएवर, हालांकि इफ़ अ पर्सन इज़ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ अनदर स्टेट, यदि कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और उसका नाम फार्मेसी के काउंसिल के रजिस्टर में भी एंटर है, एंड हैज़ मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट, इज़ नॉट डीम्ड टू बी फॉल्सली क्लेमिंग एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और वो एक स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के बावजूद दूसरे स्टेट में
एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन की कि आप अपने स्टेट में भी मुझे फार्मासिस्ट का दर्जा दीजिए और दूसरे स्टेट में भी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम फॉल्सली क्लेमिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस पढ़ाई करने के बाद आया है और उसने पहले से ही अपना नाम फार्मेसी के रजिस्टर में एंटर कराया हुआ है। फिर इसकी पेनल्टीज़ क्या होती हैं? पेनल्टीज़ माने इसकी जो सज़ा होगी उसमें क्या होगा कि एनी पर्सन हु इज़ फॉल्सली क्लेम्ड टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो पर्सन जो अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बता रहा है और वो नहीं है, तो उसके लिए वो क्या होगा, इज़ अ पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 500, उसे 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार पकड़े जाने पर, एंड टू अ फाइन अप टू 1000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और बोथ ऑन एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। यानी कि अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे केवल 500 रुपये तक ही देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये। लेकिन अगर वो दूसरी बार या उससे बाद में कई बार पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपये तक देने पड़ेंगे और साथ में 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर 1000 रुपये और सज़ा दोनों एक साथ भी हो सकती है। फिर आता है हमारा दूसरे टाइप की पेनल्टीज़, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होता है, उसके द्वारा दवाई दिए जानी या डिस्पेंस किया जाना, उसी को ये दूसरी पेनल्टीज़ के रूप में आता है। एनी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पर्सन नहीं है, बट एंगेजेस इन द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, लेकिन फिर भी एंगेज है, बिजी है उस काम में, मतलब वो काम कर रहा है कंपाउंड और डिस्पेंस करने का ऑफ ड्रग्स, ड्रग को कंपाउंड और डिस्पेंस करने का, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ड्रग को कंपाउंड और डिस्पेंस कर रहा है, इज़ पनिशेबल, वो पनिशेबल है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी सज़ा होती है, विद अ फाइन ऑफ Rs 1000 रुपीज़, उसे 1000 रुपये की सज़ा हो सकती, जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर जेल हो सकती है 6 महीने की, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, 6 महीने का जेल भी और 1000 रुपये भी। तीसरे टाइप की जो पेनल्टीज़ है वो आती है ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्टेट काउंसिल इंस्पेक्टर इन देयर ड्यूटी। जो स्टेट काउंसिल के इंस्पेक्टर हैं उनकी ड्यूटीज़ में बाधा डालना एक तरह की पेनल्टी, एक तरह का अपराध है, और उसके लिए सज़ा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एनी वन हु ऑब्स्ट्रक्ट, जो रुकावट पैदा करता है स्टेट काउंसिल इंस्पेक्टर्स, स्टेट काउंसिल के इंस्पेक्टर्स होते हैं, उन्हें रोकता है, फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़ इज़ पनिशेबल, जो उनकी ड्यूटीज़ को करने में उनके रुकावट बनता है वो उन्हें सज़ा मिलती है, या तो उन्हें 500 रुपये देने पड़ सकते हैं जुर्माने के पहली बार ऐसा करने पर, या फिर फ़ाइन देना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है 1000 रुपये, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 6 महीने की, यह दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर वो दोबारा ऐसा काम करता है कभी। तो चौथे टाइप की, जो फोर्थ टाइप की है हमारे पास सज़ा, वो किस लिए है, फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी से मांग की जाए कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए, आप फार्मासिस्ट हैं, और वो ऐसा करने में, सरेंडर करने में फेल हो जाता है, यानी कि वो दिखाने में फेल हो जाता है, यानी कि नहीं दिखा पाता, तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दिखाते हैं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, और जो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो इसे दिखाने में नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एनीवन हु फेल्स टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर इज़ पनिशेबल विद द फाइन ऑफ ₹50। यदि किसी इंसान का रजिस्टर में से नाम हटा दिया जाए किसी वजह से, वो पहले उसने कोई अपराध किया हो और उसका नाम
फार्मेसी के रजिस्टर में से हटा दिया जाए और उसके बाद उससे कहा जाए कि आप अपना नाम दिखाइए या अपना सर्टिफिकेट दिखाइए और वो नहीं दिखा पाता है तो उसे 50 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू फ्रेंड्स।